हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को बताया जो एलएलबी के स्टूडेंट्स और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका लिंक आई बटन में दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। ये प्रश्न पूर्णतः संभावित है, परंतु आप केवल इन प्रश्नों पर निर्भर नहीं रहिए, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अच्छे से अध्ययन कीजिए। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एकेडमिक एग्ज़ाम में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन एकेडमिक एग्ज़ाम में आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि आपके लिए एकेडमिक एग्ज़ाम में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि आप कैसे अच्छे नंबर लेके आइए। इसलिए हम से कई बार स्टूडेंट प्रश्न करते हैं कि मैम हमें 75 तक सब सेक्शंस लर्न है, पूरी बुक लर्न है, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। बच्चों, आपको स्टडी इस तरह से नहीं करनी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अच्छे मार्क्स के लिए आप उस बुक को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे पहले हम जो भी एक्ट में डिफरेंसेस बताए गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, करार और संविदा मीन्स आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो यह प्रश्न जो है वो 10 मार्क्स का होगा, लेकिन इस प्रश्न पर बड़ा प्रश्न भी बनता है 20 मार्क्स का। उसको हम नेक्स्ट में आगे देखेंगे। देखिए, करार क्या है, संविदा क्या है। सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वास्तव में करार क्या होता है और संविदा क्या होती है। इसके लिए सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आप सेक्शन 2 पे ही जाइएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था सेक्शन 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर से कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन वो हर प्रश्न में एक हेल्पर की तरह हमारी हेल्प करता है। अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करें तो देखिए, करार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E में बताई गई है कि करार क्या है। करार की परिभाषा में बताया गया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अनदर इज एन एग्रीमेंट। मीन्स वह प्रत्येक वचन और वचन का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो उसे हम बोलते हैं करार। ऐसे ही संविदा का मतलब है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है उसे कहेंगे हम संविदा। देखिए, करार में संविदा का होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन संविदा में करार का होना आवश्यक है। मीन्स कि संविदा में वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो कि एग्रीमेंट में होते हैं। इस प्रश्न को हम नेक्स्ट में आगे देखेंगे। इस पर पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, लेकिन डिफरेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न के साथ कोई भी प्रश्न पूछेंगे उसके साथ में ये 10 नंबर का डिफरेंस पूछा जा सकता है कि करार और संविदा में क्या अंतर है। इसलिए सबसे पहले आप सेक्शन 2 को मेंशन करिएगा, फिर उसकी परिभाषा को, और फिर उसके बाद में आप और डिफरेंसेस बताइएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है शून्य करार और शून्य करणीय संविदा। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहिए कि एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर से मिलेगा। देखिए, मैंने पहले बताया था आपको कि शून्य करार क्या होता है, शून्य करणीय संविदा क्या होता है, इसकी परिभाषा कहाँ है, सेक्शन 2 में। तो फिर से देखिए, सेक्शन 2 हमारी हेल्प कर रहा है, हेल्पर है ना, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 2 बता रहा है कि वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज जी में, सेक्शन 2 के क्लॉज जी में, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज आई में।
ओके, देखिए ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसका मतलब क्या होता है कि क्या है शून्य करार? मतलब इसकी परिभाषा में बताया गया है वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो, मीन्स कि जिसको हम कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं करवा सकते उसे हम कहते हैं शून्य करार। और शून्यकरणीय संविदा का मतलब है वह संविदा जो एक पक्षकार के विकल्प पर या एक से अधिक पक्षकार के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है, उसे हम बोलते हैं शून्यकरणीय संविदा। दैट मीन्स कि इसमें यहाँ क्या होता है, दोनों पक्षकार के पास विकल्प नहीं होता, यहाँ पे एक पक्षकार के पास विकल्प होता है। शून्य करार के बारे में जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस में बताया गया है, उसे हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में डिस्क्राइब करते हैं। शून्यकरणीय संविदा जो है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेक्शन 15, 16, 17, 18 ये सब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को बताते हैं कि अगर कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे फ्रॉड हुआ है, जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या फिर जहाँ पर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, या फिर जहाँ पर कॉर्शन का यूज़ हुआ है, तो वह पक्षकार यदि चाहे तो कोर्ट में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को शून्य करवा सकता है या फिर वो उसको वैलिड करवा सकता है। तो इस पर एक डिफरेंस पूछते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस कंसेप्ट को समझिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थर्ड जो है वो है प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। प्रश्न पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड व्हाट इज इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल। देखिए, देखने में तो हमें एक जैसा लग रहा है कि प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, प्रपोजल का मतलब क्या है, मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है, मुझे उसे आपको बेचना है, तो मैं आपके सामने एक प्रपोजल लेके आऊँगी कि मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है और आप उसे ख़रीदना चाहेंगे। सामने वाला व्यक्ति अगर एक्सेप्ट करता है तब तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की ओर हम चले जाएंगे। लेकिन अगर वो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो स्थिति दूसरी होगी। लेकिन जो मैंने कहा वो क्या था, प्रपोजल था। लेकिन जो इन्विटेशन टू प्रपोजल का मतलब क्या होता है कि मैं एक दुकान में गई, वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कोई साड़ी या कोई भी सामान, ग्रोसरी का कोई सामान या कोई भी सामान रखा हुआ था। मैं वहाँ गई, मैंने वो सामान को वहाँ से उठाया और मैंने शॉपकीपर को कहा कि मुझे खरीदना है। शॉपकीपर ने मुझे मना कर दिया, तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो मेरा प्रपोजल था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर जब सामान आपने उठाया, वो सामान जो वहाँ रखा हुआ था वो क्या था, वो इन्विटेशन टू प्रपोजल है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। आपको कह रहा है वो कि सामान आपको खरीदना है या नहीं है। आपने उस सामान को उठाया और फिर दुकानदार के पास ले गए। दैट मीन्स कि अब आप उसे प्रपोजल कर रहे हो। दुकानदार की इच्छा होगी वो उसे एक्सेप्ट करे या नहीं करे, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपने सामान उठाते ही प्रपोजल नहीं किया, वो इन्विटेशन टू प्रपोजल है। ओके, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस प्रश्न को अच्छे से देखना है। इस पे एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है शून्य करार और शून्य संविदा। देखिए, अभी हमने ऊपर इस पे चर्चा की शून्य करार, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। सेक्शन 2 के क्लॉज जी में शून्य करार किसे कहते हैं। शून्य संविदा जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के क्लॉज आई में। ओके, देखिए, शून्य करार जो है इस पर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शून्य करार, क्योंकि इसको एक्ट में पर्टिकुलर किसी जगह पे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से करार शून्य है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस किस सेक्शंस में जो है वो शून्य करार को बताया गया है। जैसे सेक्शन 11 में कि यदि कोई माइनर जो है वो एग्रीमेंट करता है वो क्या होगा, वो शून्य होगा। 20 में बताया गया है कि यदि कोई भूल से, दोनों पक्षकारों की भूल से कोई भी एग्रीमेंट होता है तो क्या होगा, वो शून्य होगा। 23 में बताया गया है यदि कोई उद्देश्य प्रतिफल विधि विरुद्ध हैं तो क्या होंगे, वो शून्य होंगे। 25 में है बिना प्रतिफल के करार, शून्य होंगे। 26 में बताया गया है कि विवाह अवरोधक करार, शून्य होंगे। 27 में है व्यापार अवरोधक करार, शून्य होंगे।
ऐसे ही 28, 29, 30 जैसे 30 में बताया गया है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बाजी की करार, 29 में बताया गया है कि अनिश्चित अर्थ वाले करार। तो ये सभी जो है क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इस पर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इन सेक्शंस की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है शून्य संविदा, वह संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। देखिए इसको बताया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज जे में। आई में बताया गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जे में बताया गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए शून्य संविदा के बारे में कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 56 का क्लॉज 2 बताता है कि कब कोई संविदा जो है वो शून्य हो जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे क्या हुआ, एक लड़का और एक लड़की दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम शादी करेंगे, ओके। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन शादी होनी थी वो लड़की मर गई। अब क्या हुआ, एग्रीमेंट तो नहीं था, ये क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब लड़की मर गई तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, शून्य हो गया। यहाँ ये एग्रीमेंट नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये क्या होगी, शून्य संविदा। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये डिफरेंस को यहाँ पे मेंशन किया, ये इम्पॉर्टेंट है, श्योर नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे नंबर मिले तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी डिफरेंस हैं उनको एक पेज पे उनको पेजेस पे नोट डाउन कीजिए और उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। उससे आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमें करना है वो क्या करना है कि एक प्रश्न जो है राजस्थान में इम्पॉर्टेंट केस लॉज पे आता है कि आपके 9 क्वेश्चंस जो होंगे वो तो थ्योरी बेस होंगे, 1 क्वेश्चन जो है वो केस लॉ पे होगा। केस लॉ में ये 4 केसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, दूसरा है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, थर्ड है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, फोर्थ है हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। देखिए ये केसेस इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में इन में से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स मिलने की संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि जिस मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं या फिर आपके बुक्स हैं या फिर सीरीज़ हैं, कुछ भी है, वहाँ पर इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी गई है। जो हमारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, वहाँ पे तो इन केसेस को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन हर जगह जो है इनके बारे में पूर्ण रूप से लिखा नहीं गया है। अगर आप उस केस को लेकर के बहुत श्योर हैं और आपने उसको डीप में पढ़ा है, या तो गूगल से पढ़ा है या फिर कहीं किसी किताब से बहुत अच्छे से तैयार किया है, तभी आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। क्योंकि उस केस के फैक्ट्स और उस केस का जजमेंट अगर आपको पता है तो ही करना। इन सब में से अगर मैं आपको कहूँ मोहरी बीबी का केस आपको मिले तो फिर भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये केस जो है इसमें बहुत सारा मैटर बुक्स में दिया गया है। बाकी आपको केस लॉ में मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, आपको प्रश्न नहीं आ रहे, आपके 4 प्रश्न ही बैठ रहे हैं, तब आप इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, LLB के एग्ज़ाम में जनरली 2 शॉर्ट नोट तो आते ही हैं जो 10-10 मार्क्स के आते हैं। दैट मीन्स 20 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट आएगा, 20 नंबर का आपका जो है एक शॉर्ट नोट मतलब टिप्पणियों के रूप में आएगा। देखिए मेरी आपको एडवाइस है कि निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को ज़रूर से अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पे अगर 10 मार्क्स में से अगर आपको एग्जामिनर 7 या 8 देता है और नेक्स्ट में 7 या 8 देता है तो आपका रेशो अच्छा होगा। इसलिए शॉर्ट नोट तो आप छोड़िएगा मत, इसलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मार्किंग दिलाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। देखिए शॉर्ट नोट कुछ मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ जिन पे प्रश्न बनता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो सेक्शंस बताए थे आपको, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, उसमें भी मैंने बताया है कहाँ से शॉर्ट नोट बनने की संभावना है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट शॉर्ट नोट अगर हम देखें तो ये ग्रुप है, एक ग्रुप मतलब कि इनमें से एक टिप्पणी डेफिनेटली बनती है, जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो बताया कहाँ गया है, सेक्शन 16 में।
कि अगर हम किसी पर अनड्यू इन्फ्लुएंस डालते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है अपने पेशेंट को या वकील अपने क्लाइंट पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो वो क्या होगा बच्चों, वॉइडेबल होगा। फिर प्रपीड़न, प्रपीड़न का मतलब क्या है, कॉर्शन। यदि कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसा कार्य करता है, कार्य करने की धमकी देता है जिससे जो कार्य कैसा है, जो आईपीसी के अगेंस्ट है, या फिर किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति लेता है या उस संपत्ति का क्या करता है, अनलॉफुल उसको निरोध करता है, तो क्या होता है, वो प्रपीड़न है। इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 15 में। बहुत सिंपल है, याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉड। ये सब टिप्पणियाँ जो है, इनकी परिभाषा जो है जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आरजेएस है या कोई भी स्टेट की जुडिशरी है, उस पर भी बनता है। इसलिए इनकी जो परिभाषा है उनको आप एज इट इज़ डायरेक्ट से लर्न कीजिए, मन से आप मत लिखिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, साथ ही साथ आपको अपने फ्यूचर में कोई जुडिशरी के एग्ज़ाम्स आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो इन्हें अभी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड की डेफिनेशन कहाँ बताई गई है, 17 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड जो है वो आपको जनरली पता है कि फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड की डेफिनेशन जो है बताई गई है आईपीसी के सेक्शन 25 में। क्या है, धोखा छति देते हैं, जिससे कोई बात सत्य है उसका सक्रिय छिपाव किया अपन ने, या फिर जो है कोई प्रवंचना किया आपने, या फिर कोई किसी तथ्य को मैंने जानबूझकर छिपाया, लेकिन ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। इसके लिए आपको बेरेक्ट के सेक्शन 17 को लर्न करना ही पड़ेगा। भूल जो है वो सेक्शन 20, 21, 22 में बताया गया है। इस पर भी जो है टिप्पणी बनने की पूरी संभावना है। इस पर प्रश्न भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा। समाश्रित संविदा से तात्पर्य क्या है, वह संविदा जो किसी घटना के घटित नहीं होने पर निर्भर करती है। मतलब काम हो भी सकता है, काम नहीं भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करती है। तो इसके बारे में मेंशन किया गया है 31, 32, 33, 34, 35। ओके, तो इस पर टिप्पणी बनने की संभावना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। एक है प्रत्याशित संविदा भंग, ये इम्पॉर्टेंट है। कोई एक नई टर्म है जिसको एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 39 में, कि जिसमें एक पार्टी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को का पालन करने से डिनाई कर देती है, मना कर देती है, तो क्या होगा, वो पार्टी क्या करती है, प्रत्याशित संविदा भंग, मतलब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है नवीनीकरण, नोवेशन बोलते हैं इसको। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, पुरानी संविदा के स्थान पे नई संविदा कर ली, तो क्या हुआ, अब पुरानी संविदा का पालन हम करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 62 में। इस पर भी एक शॉर्ट नोट आता है, हो सकता है यहाँ पर परिहार, परिवर्तन, अभिमुक्ति ऐसे शब्दों का भी यूज़ किया जा सके, लेकिन ये 62, 63 पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक आता है क्वांटम मेरिट। देखिए 70 में इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको कहीं भी डायरेक्ट में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब होता है जितना काम उतना दाम। मतलब क्या हुआ कि मेरे घर पे एक मजदूर आया और एक कारीगर आया, उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन वो काम जो किया उन्होंने, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने उनको भगा दिया। तो वो कहेंगे कि 10 दिन हमने आपके घर में जो काम किया उसके बदले में पैसे दो। मैंने कहा नहीं, आपने जो काम किया उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या वो लोग ऐसे चले जाएंगे? नहीं, वो कहेंगे क्वांटम मेरिट, मतलब जितना हमने काम किया है, हमने जो 10 डेज काम किया है उस 10 डेज का पैसा हमें दो। तो कैसे लेंगे वो? इस सिद्धांत के थ्रू। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल सा है, आप इसको बुक से अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है समय संविदा का सार है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सेक्शन को इम्पोर्टेंट में लगाया था कि इस पे 10 मार्क्स की एक शॉर्ट नोट आता है कि टाइम जो है क्या है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम दिया गया है कि आप मुझे 10 तारीख को पेमेंट, 10 तारीख को माल डिलीवर करोगे, जैसे 10 अप्रैल को, और मैंने 10 अप्रैल को माल डिलीवर नहीं किया, तो अब उस दशा में उस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा, तो उसके बारे में बताया गया सेक्शन 55 में।
आपको इस पे शॉर्ट नोट आता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से बेरक से पढ़िए। स्टूडेंट्स, अब तक हमने इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखे, इम्पॉर्टेंट केस लॉज देखे, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट देखे। अब फोर्थ देखिए है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से गैस पेपर है या फिर सैम्पल पेपर है। आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए एग्ज़ाम में प्रश्न हम सॉल्व कैसे करते हैं और हमें मार्क्स कम क्यों मिलते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ प्रश्न को कैसे आपको अटैम्प्ट करना है और कैसे आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न कीजिए, लेकिन इसके अलावा भी आप अपनी पूरी तैयारी रखिए। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी संविदा करार होते हैं परंतु सभी करार संविदा नहीं। हमने डिफरेंस पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि संविदा और करार में क्या अंतर है। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसने प्रश्न का जो प्रारूप है वो चेंज कर दिया। आपको वो कंफ्यूज कर रहा है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, लेकिन एग्रीमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा तो डायरेक्ट में लिखा हुआ नहीं कहीं पे। तो अब आप क्या करें, देखिए हमेशा प्रश्न को सॉल्व करते समय उस प्रश्न का आप की पॉइंट पकड़िए कि वो प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जैसे कि इस प्रश्न में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सेक्शन 2 जो मैंने कहा ना हेल्पर आपका सेक्शन 2, उसकी डेफिनेशंस को आप कोट करोगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ उसमें माइनर डिफरेंस, आपको ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होके आता है, 20 मार्क्स का है। ठीक है, देखिए क्या है कि भाई क्या तो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या एग्रीमेंट है। जैसे क्या हुआ, मैं एक मंदिर गई, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान अगर मेरा IAS में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको एक सोने का मुकुट चढ़ाऊँगी। 2 महीने बाद रिजल्ट आया और मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया। मैं मंदिर गई, 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाया और वापस आ गई। पुजारी ने कहा अरे मैडम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने कहा कि भाई सोने का मुकुट चढ़ाओ, आपने कहा था। तो मैंने कहा मैं तो नहीं चढ़ाऊँगी। तो अब ये क्या वो पुजारी मुझे बाउंड कर सकता है, कह सकता है कि मुझे सोने का मुकुट चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ क्या था, एक एग्रीमेंट था, वो भगवान और मेरे बीच में हुआ। चलिए इसको भी छोड़िए, एक और एग्जाम्पल भी बताती हूँ। मेरे घर पे एक शादी थी, मैंने 1000 लोगों को खाना बनाया और मैंने 1000 लोगों को इनवाइट किया। मैं हर घर गई, मैंने कार्ड दिया और कहा मेरे घर ज़रूर से आना। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन शादी थी वहाँ पर शादी में 200 लोग आए और 800 लोगों का खाना जो है क्या गया, वेस्ट गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, ये क्या था, एक सामाजिक करार था। वो जो पुजारी के साथ वहाँ पे मंदिर में जो हुआ था भगवान से, वो एक धार्मिक करार था। ऐसे ही संविदा जो है वो करार नहीं होता, उस करार के एलिमेंट्स होते हैं उसमें। लेकिन हम इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि हम अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, हम कंपनसेशन लेंगे, उस पार्टी को बाउंड करेंगे कि भाई हमारी कॉन्ट्रैक्ट को अब इन्फोर्स करवाओ। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मैंने कहा मेरे पास 3 बीघा ज़मीन है। सामने वाली पार्टी ने क्या किया, उसने कहा ठीक है मुझे 3 बीघा ज़मीन खरीदनी है। कंसिडरेशन तय हुआ कि 5 लाख में मिलेगी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगी। अब सामने वाली पार्टी जो है क्या करेगी, मुझे बाउंड करेगी कि भाई जब पैसा तय हो गया, सब पूरा आपने प्रपोजल किया, मैंने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आप इसको इन्फोर्स कहाँ से करा सकते हो, कोर्ट में जाके। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते समय जो मैंने आपको बताए हैं एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स की हेल्प लेते हुए इजी वे में आपको समझाना है। और कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि आपको किसी प्रश्न को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अवैध करार शून्य होते हैं किंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं होते। वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अवैध करार शून्य होते हैं
किंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं होते। देखिए फिर से आपसे एक टर्म पूछ ली, सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछा। अब देखो आपको क्या करना है, फिर से मैंने जो बताया आपको की पॉइंट्स पकड़ने हैं कि इस प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि अवैध करार। तो पहला की पॉइंट क्या है आपका, अवैध करार। दूसरा की पॉइंट क्या है, किंतु सभी शून्य करार, दैट मीन्स शून्य करार। अब देखिए आपको आपके पास दो शब्द आ गए कि अवैध करार और शून्य करार, मतलब कि आपको डिफरेंस करना है कि क्या है। एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि अवैध करार क्या होता है, तो उसके लिए सेक्शन 23 है, इसमें लिखा हुआ है कौन से करार अवैध होंगे, जो विधि द्वारा निषिद्ध है, विधि के उपबंधों को विफल करने वाला है, कपटपूर्वक है, अनैतिक है, लोक नीति के विरुद्ध है। ऐसे 5-6 पॉइंट्स बताए गए हैं सेक्शन 23 में। शून्य करार के बारे में मैंने प्रीवियस जब मैंने आपको बताया था डिफरेंस में वॉइडेबल में, वहाँ मैंने बताया था कि कौन से करार शून्य होते हैं। तो शून्य करार में मैंने फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ 11, उसके बाद में आपको 20, 23, 25, 6, 7, 28, 29, 30। इन ये सेक्शंस तो रामबाण है, आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि शून्य करार यही होंगे और साथ में 36 एक ये भी है। तो आपको ये सेक्शंस को अच्छे से लर्न करना है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है कि शून्य करार ये होंगे, लेकिन इन सेक्शंस को जब आप पढ़ोगे ना तो इनका मीनिंग जो आएगा वो यही आएगा कि ये शून्य करार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्ताव की परिभाषा एवं वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व एवं प्रकार। देखिए कई बार हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हम प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं सही तरह से, इसलिए हमारे मार्क्स जो हैं, हमने देखा प्रस्ताव ठीक है मैडम ने बताया था बस की पॉइंट पकड़ना और भाग लिए। ऐसा नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझिए कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में तो क्या है, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वो इनडायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, प्रश्न को सीधे रूप में पूछा गया है। प्रश्न का जो है इसके 3 पार्ट कर लीजिए। पहला क्या है, प्रस्ताव की परिभाषा, दैट मीन्स डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, दैट मीन्स कि दूसरा पॉइंट। तीसरा इसके प्रकार, दैट मीन्स कि इस प्रश्न के जो मार्किंग है वो 3 चीज़ों को लेके होगी। आपको परिभाषा भी लिखनी है, आपको तत्व भी लिखने हैं, आपको प्रकार भी लिखने हैं। इसलिए बेरेक्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा इसमें, आपको बुक ही पढ़नी होगी क्योंकि बुक में इसके आंसर्स छिपे हुए हैं। आप सेक्शन 2 को फिर से मेंशन करोगे यहाँ पे प्रपोजल की डेफिनेशन के लिए। उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो जो प्रपोजल की जो डेफिनेशन है वहीं से एलिमेंट निकल के आएंगे। अगर आपको 2A अच्छे से याद है, सेक्शन 2A अच्छे से याद है तो आप आराम से लिख सकते हो। उसके प्रकार बहुत सिंपल से हैं, सामान्य प्रस्ताव, विशिष्ट प्रस्ताव, क्रॉस, प्रति, पार, ऐसे कुछ प्रस्ताव के प्रकार दे रखे हैं। आप अगर एक बार लर्न करेंगे तो ईजिली वो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीकृति की परिभाषा एवं वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्व। देखिए फिर से प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया आपसे, लेकिन प्रश्न को टुकड़ों में बांट दिया गया है। पहला है स्वीकृति की परिभाषा एवं वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्व, दैट मीन्स क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10-10 मार्क्स का है। देखिए मैंने आपसे बताया था प्रश्न वही होंगे लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाएगा। जैसे इसी प्रश्न को जो है एग्जामिनर कैसे पूछता है, इस प्रश्न को पूछता है कि प्रस्ताव का स्वीकृति से वही संबंध है जो जलती हुई दिया सलाई का बारूद से। ओके, अब क्या है, हम समझेंगे तो पता नहीं क्या आ गया, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए। अब देखो क्या हुआ, की पॉइंट क्या थे, प्रस्ताव और स्वीकृति। अब प्रश्न को समझिए, क्या बोलना चाह रहा है वो, प्रस्ताव का स्वीकृति से वही संबंध है। दैट मीन्स क्या हुआ, दिया सलाई ने जैसे ही हमने माचिस को जलाया और और हमने बारूद पे उसको गिराया तो क्या होगा, विस्फोट होगा। वैसे ही यदि कहीं पर प्रपोजल हुआ है और उसकी एक्सेप्टेंस हो गई तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न की को हमें कैसे सॉल्व करना है, इसकी हेल्प से कि हमको बताना है प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, प्रपोजल के एलिमेंट्स और एक्सेप्टेंस के एलिमेंट, हमको पूरे क्वेश्चन को लेकर के फिर आंसर राइटिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्ताव एवं स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण होती है, इसके खंडन की विभिन्न रीतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैं इन सेक्शंस को नोट डाउन नहीं करवा पाई, आप इसमें देखिए कि सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये सेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
LLB के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे RGS के लिए सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो इजी है, अदरवाइज थोड़े से कंफ्यूजिंग है। अब देखिए, प्रस्ताव एवं स्वीकृति की कम्युनिकेशन, मतलब कब पूरी मैंने प्रपोजल किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो कब पूर्ण होती है, ओके। और फिर उसको अगर हमें खंडन करना है तो उसकी कौन कौन सी रीति है। जैसे रीति जो है इसको बताया गया है सेक्शन 6 में, जैसे पक्षकार की मृत्यु हो जाए सूचना द्वारा, ठीक है, शर्तों में चेंज हो जाए, तो ऐसे कुछ सेक्शन 6 में बताई गई हैं रीतियाँ। तो उसके थ्रू क्या है कि जो प्रस्ताव है उसका खंडन हो सकता है। तो इसके लिए आपको सेक्शन 3, 4, 5, 6 को अच्छे से पढ़ना है और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? भारत में अवयस्क के करार संबंधी विधि की विवेचना और उपयुक्त नियम के अपवादों पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में कई प्रश्न जुड़े हुए हैं। देखिए, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्वेश्चंस के की पॉइंट्स पकड़िए कि क्या पूछना चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन एलिजिबल है, ओके। इसके लिए बताया गया है सेक्शन 10 में कि जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें एक पॉइंट ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज़ कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होगी इसको बताया गया है सेक्शन 11 में और 12 में। फर्स्ट तो है कि वो क्या होना चाहिए, पर्सन मेजर होना चाहिए, मतलब वयस्क होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, अर्थात वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने और उस कॉन्ट्रैक्ट का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझने में वो सक्षम होना चाहिए, ओके। यहाँ तक तो हो गया। भारत में अवयस्क के करार संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने एक केस में जजमेंट दिया था, ओके। इसका नाम था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने ये प्रिंसिपल लिट डाउन किया कि माइनर एग्रीमेंट इज़ ऑलवेज एब इनिशियो वॉइड। मैं यहाँ शब्द यूज़ कर रही हूँ एब इनिशियो, मतलब प्रारंभ से ही शून्य होता है, ओके। अगर वो उसे इन्फोर्स कराना चाहे तो भी नहीं करा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको इस केस को मेंशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है कि इस नियम के कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। इसी केस में कुछ एक्सेप्शंस को बताया गया था कि क्या माइनर यदि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करता है तो क्या उस पर रूल ऑफ एस्टॉपल विबंधन का सिद्धांत लगता है, या फिर उस पर कपट के थ्रू मामला दर्ज होगा, या फिर अनुबंध का सिद्धांत, या फिर उसमें प्रत्यास्थापन का सिद्धांत अप्लाई होता है। ऐसे बहुत सारे इसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को, ये प्रश्न बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। आपको उस केस के थ्रू इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है और अच्छे से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्रतिफल की परिभाषा दीजिए और बिना प्रतिफल के करार शून्य है, अपवाद सहित वर्णन कीजिए। देखिए, फिर से हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा। इस प्रश्न में क्वेश्चंस अराइज कैसे हो रहे हैं। प्रतिफल की परिभाषा मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे सेक्शन 2 की क्या करनी है, हेल्प लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि प्रतिफल की जो डेफिनेशन है वो कहाँ है, सेक्शन 2D में। मैं बता रही हूँ आपको बार बार, सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर सीधे प्रश्न नहीं आता है लेकिन इनडायरेक्ट में वो हर क्वेश्चन में वो आपकी हेल्प करेगा, ओके। सेक्शन 2D में बताई गई है प्रतिफल की परिभाषा। फिर लिखा हुआ है बिना प्रतिफल के करार शून्य है। बिल्कुल इजी सा है। सेक्शन 25 क्लियरली कहता है कि यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रतिफल नहीं है तो क्या होगा, वो एग्रीमेंट क्या होगा, शून्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 बीघा ज़मीन है और आपको वो ख़रीदनी है। मैंने प्रपोजल किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने आपको ज़मीन दे दी और आपने ले ली। तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, मिस है, या कंसिडरेशन है ही नहीं। तो याद, ये तो क्या हुआ, दान हो गया एक तरह से, कि मैंने ज़मीन आपको दे दी, आपने ले ली।
जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा। इसलिए बिना प्रतिफल के कोई करार जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इस बात के कोई अपवाद हैं, वो कहाँ लिखे हुए हैं, सेक्शन 25 की क्लॉज 1, 2 और 3 में। जैसे नैसर्गिक प्रेम स्नेह से हो, टाइम बार्ड कोई है, तो इस सेक्शन 25 में बताया गया है उसके एक्सेप्शंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था सेक्शन 25 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन कभी भी सीधे प्रश्न इस पर नहीं पूछा जाता है। हमेशा ये प्रश्न जो है वो प्रतिफल के साथ अटैच होता है और उसके बाद में ये प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे कंसिडरेशन को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ उसकी एक्सेप्शंस को भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। इसी में है बाजी के करार से क्या तात्पर्य है। देखिए बच्चों, आप जब प्रश्न को पढ़ते हैं एग्जाम में तो आपने देखा फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है कौन से नहीं, बस लिखना शुरू कर दिया। आपका ध्यान इस प्रश्न पे गया ही नहीं, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे ये आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा है और दोनों डिफरेंट सेक्शन में है। अभी तक तो क्या हो रहा था कि हम प्रतिफल की बात कर रहे थे, प्रतिफल पे थे। अब क्या हुआ, क्वेश्चन के साथ वो क्वेश्चन स्किप हो रहा है, 2 क्वेश्चन मिलके एक क्वेश्चन बन रहा है। दैट मीन्स ऊपर वाला 10 नंबर का है, नीचे वाला 10 नंबर का। अगर आपने सिर्फ ऊपर को एक्सप्लेन किया तो आपको 10 में से मार्क्स देगा, नीचे वाले के 10 मार्क्स आपके चले जाएंगे। इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वो आपसे एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। कौन से प्रतिफल उद्देश्य विधिपूर्ण है कौन से नहीं, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 23 में। इसमें कहा गया है कि यदि वह अगर कोई भी प्रतिफल उद्देश्य जो है विधिपूर्ण नहीं है तो क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे कि वो विधि द्वारा निषिद्ध है, विधि के उपबंधों को विफल करने वाला है, कपटपूर्वक है, अनैतिक है, लोक नीति के विरुद्ध है, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं 23 में। तो ये आपको अच्छे से रीड करने हैं। बाजी की करार सेक्शन 30 मैंने बताया था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कहीं पर कोई भी, जैसे कि आपने कोई सट्टा लगाया क्रिकेट में और आपने 500 रुपये 1000 रुपये पे कोई भी मैच में जैसे 6 पे या 4 पे लगाया और वो 6 लग गया, तो जो जिस व्यक्ति के साथ आपने वो सट्टा लगाया था अगर आपको पैसे नहीं देता है तो क्या आप उसे बाउंड कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो इसलिए ये करार जो होते हैं वो शून्य होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 30 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंभव कार्य करने का करार शून्य है। भारतीय संविधा अधिनियम में संविदा की विफलता से संबंधित विधि का उल्लेख कीजिए। देखिए, इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली लें कि ये प्रश्न जो है इसका फ्रेमिंग डिफरेंट टाइप में होता है। डिफरेंट टाइप मतलब कि इसके शब्दों को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ असंभव लिखा है तो कुछ और शब्द भी, विफलता या फिर निराशय, कोई भी शब्द जो है इसके स्थान पे यूज़ कर सकते हैं। इसका की पॉइंट है कि आपको इसको इंग्लिश में पकड़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबल, अगर ऐसे शब्द दिखे तो समझ जाना कि ये सेक्शन 56 पे प्रश्न आया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होकर आता है और बार बार आपसे पूछा जाता है। इसलिए जुडिशरी के लिए या फिर कोई भी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, असंभव कार्य करने का करार शून्य है। देखिए, कोई भी चीज़ यदि पॉसिबल है तो उसके लिए क्या है, अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट की और वो बढ़ा, डेफिनेटली वो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि वो कार्य असंभव हो जाए, जैसे कि आपने कोई भी एग्रीमेंट किया कि भाई जैसे फसल होगी तो उसको हम बेचेंगे, लेकिन क्या हुआ, ओले पड़ गए, फसल नष्ट हो गई, अब क्या हुआ, कार्य क्या हो गया, वो असंभव हो गया। जैसे कि इसमें क्रेल वर्सेस हेनरी है, टेलर वर्सेस कार्डवेल, सत्यव्रत घोष वर्सेस भुगनीराम, ऐसे कई केसेस दिए गए हैं। जैसे कि एक आपने हॉल बुक किया किसी फंक्शन के लिए, लेकिन क्या हुआ, उस हॉल में आग लग गई और क्या हो गया, वो हॉल नष्ट हो गया। अब क्या है, क्या उस एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स कराओगे, नहीं करा सकते, क्योंकि अब वो जिस चीज़ के लिए आपने वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अब है ही नहीं। तो इसलिए असंभव कार्य करने का करार जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स को लेके आता है और बहुत हमेशा रिपीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध संविदा कल्प से आप क्या समझते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पे दोनों शब्द लिखे हैं, या तो पूछेगा आपसे अर्ध संविदा या पूछेगा संविदा कल्प। ओके, अर्ध संविदा देख के आप सोचें कि ये क्या है, या फिर संविदा कल्प देख के आप सोचें ये क्या है। तो इसका जो की पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको इंग्लिश में देखिए, ओके, कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। भारतीय संविदा अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। दैट मीन्स कि आपको बताना है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कौन कौन से प्रोविजन बताए गए हैं, उसके लिए बिल्कुल सिंपल है। 68 से लेकर के 72 सेक्शंस जो हैं वो किसको बताए गए हैं, किसके लिए बताए गए हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझिए आप कैसे समझते हैं। जैसे क्या हुआ कि हमने सेक्शन 11 में पढ़ा कि माइनर एग्रीमेंट इज ऑलवेज एब इनिशियो वॉइड, कि एवएस के साथ कोई भी करार शून्य होता है। लेकिन जैसे क्या हुआ, कोई बच्चा है, उसके फादर और मदर एक्सपायर हो गए, उस बच्चे के पास ना तो खाने का सामान है, ना ही एजुकेशन है, ना ही कोई सामान, ना ही कोई चीज़ है। तो कोई थर्ड पर्सन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे उसे भोजन प्रोवाइड करवाता है, या फिर उसको एजुकेशन दिलाता है, या फिर कोई और उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। तो वह व्यक्ति उस बच्चे की प्रॉपर्टी से वो सब चीज़ें, वो जो सब पैसा उसने लगाया है उसको क्लेम कर सकता है। किसके थ्रू, ये क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। कहाँ लिखा गया है, सेक्शन 68 में इसके बारे में। तो ऐसे ही 69, 70, 71, 72 में भी इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे 2 प्रश्न और पूछ लिए। जैसे कि नेक्स्ट पूछा उन्होंने कि संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति निर्धारण, मतलब आपको बताना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, संविदा भंग क्या होती है, और फिर कंपनसेशन के प्रोविजंस जो हैं वो क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 73, 74, 75 को भी मेंशन करना है। हेडरली वर्सेस बैक्सनडेल का केस भी लिखना है। आपको बताना है क्षतिपूर्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है, परिनिर्धारित और अपरिनिर्धारित। आपको पेनल्टी को भी बताना है, और आपको बताना है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके क्या परिणाम होंगे, और आपको क्या रिलीफ मिलेगा। ओके, तो ये प्रश्न जो है, इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। हो सकता है कुछ मिनट्स आपके वेस्ट जाएंगे, लेकिन वो आपको मार्क्स अच्छे दिलाएंगे। लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगी बच्चों, सभी के पास 3 घंटे हैं। विनर वही होता है जो उन 3 घंटों में उस टाइम का यूटिलाइज करता है, उस टाइम को अच्छे से यूज़ करता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था स्मार्ट स्टडी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी डीप नॉलेज उन 3 घंटों में काम नहीं आएगी, आपको उस आंसर को अच्छे से फ्रेम करना है, यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। इस वीडियो में इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। सभी क्लासेस की, चाहे वो LLB फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं वीडियोस में डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ आरजेएस के स्टूडेंट्स के लिए भी जो स्ट्रैटेजी है उसको मैं आपको शो करूंगी, और आरजेएस की क्लासेस भी आपको लूँगी ऑनलाइन। और इसलिए आप मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।